हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मशीन डिज़ाइन के टॉपिक फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ज़रूरत कहाँ पड़ी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ज़रूरत पड़ी हमें अपने मटेरियल को सेफ़ करने के लिए, क्योंकि जब भी हम मटेरियल में की डिज़ाइन करते हैं या किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है कि जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो किसी भी तरीके से फेल तो नहीं हो रही हैं, या जो हमें दिए गए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन रही हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो जाएगा, मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखिए क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड इन जनरल एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। आप इसको कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। जो मैक्सिमम स्ट्रेस और वर्किंग और डिज़ाइन स्ट्रेस का रेशियो होता है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। अब मैक्सिमम स्ट्रेस की जगह पे अल्टीमेट स्ट्रेस भी हो सकता है, अल्टीमेट स्ट्रेस भी हो सकता है, या मैक्सिमम स्ट्रेस भी आप कह सकते हो, ठीक है। या किसी पॉइंट पे आपको यील्ड स्ट्रेस भी दिया होगा। तो ये आपके हो गए मैक्सिमम स्ट्रेस के पार्ट्स। अब अगर वर्किंग और डिज़ाइन स्ट्रेस की बात करें तो वर्किंग और डिज़ाइन स्ट्रेस में आप वर्किंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं वो सवाल में, या उसकी जगह अलाउएबल स्ट्रेस कह सकता है, या कह सकता है डिजायरेबल स्ट्रेस कह सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम से आपको क्वेश्चंस में दिया होगा, तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा मैक्सिमम स्ट्रेस है और कौन सा वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस है, ठीक है। अब देखिए, इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल के केस में क्या होता है। डक्टाइल मटेरियल आपको बताया था हमने कौन सा होता है, माइल्ड स्टील होता है। तो डक्टाइल मटेरियल के केस में वेयरएस द यील्ड पॉइंट इज क्लियरली डिफाइंड, यहाँ पे आप यील्ड पॉइंट को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, बेस्ड अपॉन यील्ड पॉइंट। तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। अभी आपको बताया जब यील्डिंग की पॉइंट की बात करेगा तो यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं अगर आपके ब्रिटल मटेरियल के। तो ब्रिटल मटेरियल के केस में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल आपका कौन सा है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में क्या होता है, द यील्डिंग पॉइंट इज नॉट वेल डिफाइंड एज फॉर डक्टाइल मटेरियल। इसमें आप उतने अच्छे तरीके से यील्ड पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका ये किस ब्रिटल मटेरियल के लिए एक बेस्ड ऑन होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। तो देखिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए बेस्ड ऑन होता है यील्ड स्ट्रेस, और ब्रिटल मटेरियल के लिए द फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेस। तो इस केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आपका फाइंड आउट होके आएगा वो देखिए फॉर्मूला क्या आया है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो ये आपके बेसिकली फॉर्मूलेस होते हैं किसके लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू कभी भी अल्टीमेट स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब ग्रेटर देन नहीं होगी। ग्रेटर देन होगी तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और मटेरियल जहाँ फेल हो गया वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होगी। इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं होती है, इसकी वैल्यू या तो 1 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। 1 किस कंडीशन में होगी, 1 उस कंडीशन में होगी जहाँ पे आपका जो वर्किंग स्ट्रेस है वो किसके इक्वल हो जाए, अल्टीमेट स्ट्रेस के, या यील्ड स्ट्रेस के, या मैक्सिमम स्ट्रेस के। मींस आपका जितने मैक्सिमम स्ट्रेंथ है मटेरियल की आप उस पर उतना ही लोड लगा रहे हैं, उस केस में आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अदरवाइज़ आप अगर उससे ज़्यादा लोड लगाते हैं तो आपका मटेरियल फेल हो जाएगा, और अगर उससे कम लोड लगाते हैं
तो आपका मटेरियल सेफ रहेगा। तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए मटेरियल पे लोड को आप मैक्सिमम उतना ही लोड लगा सकते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी है, या उससे कम लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा लगा दिया तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं रहेगी, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू लेस देन 1 नहीं होती है, हमेशा 1 या ग्रेटर देन 1 होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। देखो सबसे पहले लिखा है द सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ टू बी यूज्ड इन डिजाइनिंग एनी मशीन कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें कई टाइप के कंसिडरेशन होते हैं, उन सबको हमें ध्यान में रखना होता है। कौन कौन से कंसिडरेशन है, सबसे पहले देखिए सच एज मटेरियल कंसिडरेशन, मटेरियल को ध्यान में रखना होता है। मोड ऑफ मैन्युफैक्चर, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना होता है। टाइप ऑफ स्ट्रेस, किस टाइप का स्ट्रेस लग रहा है आपके डिज़ाइन प्रोडक्ट में, उस पर ध्यान देना होता है। जनरल सर्विस कंडीशंस, कौन कौन सी सर्विस कंडीशंस हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, उन सब पे ध्यान देना है। एंड शेप ऑफ द पार्ट ऑफ कौन्स, मतलब जो आप डिज़ाइन बना रहे हो उसका शेप और साइज़ क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिए बिफोर सेलेक्टिंग ए प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ए डिज़ाइन इंजीनियर शुड कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको भी कंसीडर करना होता है डिज़ाइन इंजीनियर को फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए लिखा है द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। एंड चेंज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ ड्यूरिंग सर्विस, अगर रिक्वायर्ड है तो हमें ड्यूरिंग सर्विस उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज करना होगा। तो प्रॉपर्टीज़ चेंज करने के लिए आपने बताया प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है, उसके लिए आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके अपने मटेरियल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट एंड एक्यूरेसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट टू एक्चुअल मशीन पार्ट्स। ठीक, जो आपको एक्चुअल मशीन पार्ट्स हैं, जो भी जिसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है उसके अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसको चेक करना हो, उसकी एक्यूरेसी को मैच कराना है कि वो हमारे उतना एक्यूरेट बन पा रहा है प्रोडक्ट या नहीं। तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को उसके अकॉर्डिंग भी लेना पड़ेगा। फिर द रिलायबिलिटी ऑफ अप्लाइड लोड, कितना लोड बियर कर रहा है वो भी देखना होगा कि लोड बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, पता चला जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा लोड लग रहा है तो फिर हमारा वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अंडर द लोड होना चाहिए या इक्वल टू द मैक्सिमम लोड हो सकता है। द सर्टेनिटी एज टू एग्जैक्ट मोड ऑफ फेलियर, तो मोड ऑफ फेलियर्स आपके 5 टाइप के फेलियर्स होते हैं। थ्योरी ऑफ फेलियर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, जितने भी थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी भी हो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ाया गया होगा। थ्योरीज ऑफ फेलियर 5 थ्योरी होती है। एक होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ये 5 थ्योरीज होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी कितनी होगी। ठीक, अलग अलग केस में अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आती है। ठीक है, तो मोड ऑफ फेलियर के अकॉर्डिंग भी आपको सर्टेनिटी को चेक करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका द एक्सटेंट ऑफ सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस। ठीक, सिंप्लीफाइंग जितने भी एजम्पशंस आपने फॉलो कर रहे हैं उन सबको भी ध्यान में रखना होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट हो। जैसे कि वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में या आप कह सकते हो कि जैसे आपका मटेरियल कोई है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट होके आएगी वो हमें लेनी पड़ेगी। द एक्सटेंट ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेस, जितने भी स्ट्रेस लग रहे हैं बॉडी में उसके अकॉर्डिंग भी आपको उसके लिमिट के अकॉर्डिंग आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को निकाल के रखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए द एक्सटेंट ऑफ इनिशियल स्ट्रेस सेटअप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जितना भी इनिशियल स्ट्रेस आपको रिक्वायर्ड है आपको उसी हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। कहीं ऐसा नहीं आपने इनिशियल स्ट्रेस ही इतना ज़्यादा लगा दिया बॉडी में कि आपका जो मटेरियल है वो फेल हो गया। तो आपका मटेरियल फेल ना हो उसके लिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखना होगा और उसके लिए जो इनिशियल स्ट्रेस को सेटअप करना होगा वो अकॉर्डिंग टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही करना होगा। उसके बाद द एक्सटेंशन ऑफ लॉस ऑफ लाइफ इन फेलर अकर्स। ठीक, अगर
देखो लॉस ऑफ लाइफ मीन्स फेलर अकर्स। फेलर कब होएगा? जब आपका ज़्यादा लोड लगा दिया जाएगा या ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट से भी ज़्यादा। अब बात करते हैं द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इफ़ फेलर अकर्स। ठीक, तो अब देखो फेलर अकर्स यहाँ भी है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, तो इस केस में भी वही सेम चीज़ है कि जितनी भी मैक्सिमम लिमिट है आपको मैक्सिमम लिमिट के अंदर ही, उस लिमिट के अंदर ही अपनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए वर्क करना होगा। और अगर आप उससे ज़्यादा लोड लगाते हैं या स्ट्रेस देते हैं बॉडी पे तो क्या हो जाएगा? आपका मटेरियल फेल हो जाएगा, और मटेरियल फेल हो गया तो वहाँ पे कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं बचेगी। अब देखिए, अब आप यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, देखिए लिखा ईच ऑफ द अबव फैक्टर्स मस्ट बी केयरफुली कंसिडर्ड एंड एवेलुएटेड। द हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिजल्ट्स इन अननेसेसरी रिस्क ऑफ फैक्टर। जितना ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा उतना ही कम चांस होगा, रिस्क होगा फेलर का। ठीक है, और जितनी कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके फेलर, मटेरियल फेलर के। ठीक, द वैल्यूज़ ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फॉर डिफरेंट मटेरियल एंड टाइप्स ऑफ लोड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखो इस टेबल में आपको डिफरेंट मटेरियल्स के फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी हुई है। देखो एक तरफ आपका मटेरियल लिखा हुआ है, एक तरफ टाइप ऑफ लोड दिया हुआ है। टाइप ऑफ लोड में आपके 3 टाइप के लोड है, एक है स्टडी लोड, दूसरा लाइव लोड, फिर शॉक लोड। ये 3 टाइप के लोड हैं। और मटेरियल में आपका है कास्ट आयरन है, रॉट आयरन, स्टील, सॉफ्ट मटेरियल एंड एलॉय, फिर लेदर एंड टिम्बर। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में आपके कास्ट आयरन और स्टील ही दिया रहता है। ठीक है, अगर कास्ट आयरन और स्टील दिया हो और टाइप ऑफ लोड आपको अगर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है स्टडी लोड, तो स्टडी लोड के लिए आपको कास्ट आयरन के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 to 6 कंसीडर करेंगे। अगर स्टील दिया हुआ है और स्टडी लोड दिया हुआ है तो आपको उस केस में 4 लेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। ऐसे लाइव लोड की बात करें, अगर लाइव लोड दिया हुआ है स्टडी लोड की जगह पे तो वहाँ पे कास्ट आयरन के केस में कितना हो जाएगा? 8 to 12, मतलब 8 से 12 के बीच में आप 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं और मैक्सिमम 12 भी ले सकते हैं। और स्टील के केस में आप कितनी लेंगे वैल्यू? स्टील के केस में 8 लेंगे जब लाइव लोड लग रहा हो। ठीक है, ऐसे ही जब शॉक लोड दिया हो, शॉक लोडिंग या डैम्पिंग लोड टाइप का दिया हुआ हो सवाल में, तो उस केस में कास्ट आयरन में कितनी होगी वैल्यू? 16 से 20। ये सारी वैल्यू किसकी दी हुई है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। ठीक है, और स्टील के केस में कितनी लेंगे? 12 to 16, मतलब स्टील के केस में देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है इन कंपेरिजन टू कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है सभी केसेस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, टेबल सभी को समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन, whenever a machine component changes the shape of its cross section। जब मशीन कंपोनेंट का के शेप में चेंज होता है या कह सकते हैं उसका क्रॉस सेक्शन चेंज होता है, तो जो सिंपल स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नो लॉन्गर होल्ड्स गुड एंड नेबरहुड ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी इज डिफरेंट। तो जो स्ट्रेस होता है वो डिफरेंट पॉइंट पे वेरी करने लगता है और वो सभी पॉइंट्स पे सेम नहीं रह पाता है। तो दिस इरेगुलरिटी इन द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, जो ये इरेगुलर हो रहा है, मतलब कहीं पे ज़्यादा हो रहा है कहीं पे कम हो रहा है, मतलब एक कंटिन्यू स्ट्रेस नहीं रह रहा है, तो उस केस में जो इरेगुलरिटी आ रही है स्ट्रेस में उसी को कहते हैं क्या? स्ट्रेस कंसंट्रेशन। कॉज्ड बाय अब्रप्ट चेंजेस ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन। उसी को कहते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन की स्ट्रेस कांस्टेंट कहीं पे नहीं है, स्ट्रेस वेरी कर रहा है ड्यू टू द वेरिएशन इन द शेप और क्रॉस सेक्शन ऑफ द मशीन कंपोनेंट। इट अकर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड्स। ठीक, ये कहाँ होता है? ये सभी में स्ट्रेस, जितने टाइप के स्ट्रेस प्रेजेंट होते हैं, किसमें फिलेट्स में, नोचेस की बात करें, होल्स और कीवेज हो गए, स्प्लाइंस हो गए, सरफेस रफनेस हो गए, स्क्रैचेस, जितने भी टाइप के आपके स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, फिलेट, नोचेस, होल्स, कीवेज, स्प्लाइंस, सरफेस रफनेस, स्क्रैचेस, इन सब में, तो उन सभी स्ट्रेस में ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है ड्यू टू द चेंज इन शेप और क्रॉस सेक्शन ऑफ द मशीन कंपोनेंट।
ठीक है। अब बात करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इसको और इजीली आप अंडरस्टैंड करने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फुल्ली द आइडिया ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन कंसीडर ए मेंबर विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शन अंडर ए टेंसाइल लोड एज सोन इन फिगर। फिगर में देखिए, अभी आपको ये फिगर दिखाते हैं। फिगर में क्या हो रहा है कि एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का मेंबर लिया गया है जिस पे टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है। ए लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट द नॉमिनल स्ट्रेस इन द राइट एंड लेफ्ट हैंड side will be uniform, but in the region where the cross section is changing a redistribution of the force within the member must takes place। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, तो इस पॉइंट पे जो एंड पॉइंट है यहाँ पे तो स्ट्रेस सेम है, लेकिन बीच में आपका स्ट्रेस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। बीच में स्ट्रेस जो वेरी कर रहा है, यही जो स्ट्रेस वेरी हो रहा है, ये वेरी होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ रहा है। और देखिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन इसमें कहाँ पे होगा, अब देखिए, द मटेरियल नियर द एज इज स्ट्रेस कंसिडरेबली हायर देन द एवरेज वैल्यू। जितने भी एज के पास में जो भी मटेरियल होगा, एज के पास में जो भी मटेरियल होगा, उसमें जो स्ट्रेस होगा वो हायर होगा देन द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होगा। एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस अकर्स एट सम पॉइंट ऑन द फिलेट एंड इज डायरेक्टली पैरेलल टू द बाउंड्री एट दैट पॉइंट। फिलेट के केस में क्या हो जाएगा, फिलेट के केस में जितने ये फिलेट के केस में है एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली पैरेलल टू द बाउंड्री एट दैट पॉइंट। तो देखिए ये सब एक दूसरे की बाउंड्री के पैरेलल ही स्ट्रेस पास होता चला जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का। तब स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की देखिए थ्योरेटिकल और फॉर्म स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो आप स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की बात करेंगे तो क्या होता है, द थ्योरेटिकल और फॉर्म स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस इन ए मेंबर, ठीक है, एट ए नोच और ए फिलेट टू द नॉमिनल स्ट्रेस एट द सेम सेक्शन बेस्ड अपॉन नेट एरिया। मैक्सिमम स्ट्रेस टू द नॉमिनल स्ट्रेस, अभी आपको आगे क्वेश्चंस में मैक्सिमम स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर भी कैलकुलेट करना होगा। इसको डिनोट करते हैं KT से, सफिक्स में T, KT से डिनोट करते हैं, देखिए लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, KT इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय नॉमिनल स्ट्रेस। नॉमिनल स्ट्रेस कहाँ पे, एट द सेम सेक्शन बेस्ड अपॉन नेट एरिया, जितना भी नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर आप नॉमिनल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। और मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होगा, जहाँ पे नोच या फिलेट बन रही होगी वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल डिजाइनिंग मशीन पार्ट्स टू अवॉइड फटीग फेलर, ठीक है। फटीग फेलर को अवॉइड करने के लिए जब मशीन डिज़ाइन में पार्ट्स को डिज़ाइन करेंगे तो कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं। कौन कौन से, देखिए, द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर वाइल डिजाइनिंग मशीन पार्ट्स टू अवॉइड फटीग फेलर। पहला पॉइंट है आपका, द वेरिएशन इन द साइज ऑफ कंपोनेंट शुड बी एज ग्रेजुअल एज पॉसिबल, ठीक है। तो वेरिएशन इन द साइज ऑफ कंपोनेंट मीन्स साइज ऑफ कंपोनेंट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, जितना आप उसको ग्रेजुअल रख सकते हैं उतना रखिए, ठीक है। ज़्यादा वेरिएशन करने से फिर ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मटेरियल के फेल होने के चांसेस में आपको वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक, उसको ग्रेजुअल ही रखिए जितना पॉसिबल हो सके। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए आपका लिखा हुआ है, द होल नोचेस एंड अदर स्ट्रेस रेजर्स शुड बी अवॉइडेड। द होल नोचेस एंड अबव स्ट्रेस रेजर शुड बी अवॉइडेड, ठीक। अब बात करते हैं इसमें क्या है, देखो होल नोच और अदर स्ट्रेस रेजर, जितने भी टर्म ऐसे मैक्सिमम या नोच या फिलेट्स के पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका स्ट्रेस रेस करता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए ताकि
आपका मटेरियल फेल होने से बच सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द प्रॉपर स्ट्रेस डिकंसंट्रेटर्स सच एज फिलेट्स एंड नोचेस शुड बी प्रोवाइडेड वेयर एवर नेसेसरी। ठीक, तो प्रॉपर स्ट्रेस डिकंसंट्रेटर का भी यूज किया जाएगा कहाँ पे, फिलेट्स में और नोचेस में, ताकि आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेस है उसको कम किया जा सके, ताकि आपका मटेरियल फेल होने से बच सके। कहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कहाँ पे, फिलेट और नोचेस में, क्योंकि फिलेट और नोचेस में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ताकि हमारा मटेरियल फेल ना हो जाए। तो वहाँ पे आपको स्ट्रेस डिकंसंट्रेटर मीन्स स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द पार्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजिंग एटमॉस्फेयर। ठीक, जो भी पार्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो उसको कोरोजिव एटमॉस्फेयर से भी प्रोटेक्ट करना होगा, ताकि आपका मटेरियल फेल होने से बचे और उसकी लाइफ इंक्रीज हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ए स्मूथ फिनिश ऑफ आउटर सरफेस एंड कंपोनेंट इंक्रीज द फटीग लाइफ। ठीक है, स्मूथ फिनिश, जितने भी आपके मशीन कंपोनेंट जो डिज़ाइन हो रहे हैं उनकी जो आउटर सरफेस है उसको आप बहुत ही स्मूथ फिनिश देंगे, उसमें रफ़ सरफेस नहीं होनी चाहिए। अगर रफ़ सरफेस होती है तो फिर मटेरियल के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर जितनी स्मूथ फिनिश होगी उतना ही मटेरियल के फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे और जो फटीग लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फटीग लाइफ मीन्स आपके जो मटेरियल के जिस पॉइंट पे आके वो फेल हो जाएगा, मीन्स वो फटीग पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आपका फटीग लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए आपको फटीग लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना होगा, स्मूथ सरफेस फिनिश देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है द मटेरियल विथ हाई फटीग स्ट्रेंथ शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, आपको मटेरियल ऐसा सेलेक्ट करना है जिसकी फटीग स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हो, ताकि मटेरियल की लाइफ इंक्रीज कर सके। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है द रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस ओवर द पार्ट्स सरफेस इंक्रीज इट्स फटीग स्ट्रेंथ। तो जितने भी रेजिडुअल्स कंप्रेसिव स्ट्रेस हैं ओवर द पार्ट्स सरफेस, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, फटीग स्ट्रेंथ को। फटीग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, मटेरियल की लाइफ बढ़ जाती है। और जितनी ज़्यादा आपकी मटेरियल की लाइफ होगी, आपका मटेरियल उतना ही ज़्यादा चलेगा और उतनी अच्छी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।